गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th का विषय विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु का अध्ययन करेंगे। तो अभी तक पिछले वीडियोज़ में आप पढ़ चुके हैं धातुओं के भौतिक गुण। अब धातुओं के भौतिक गुण के बाद अपन आगे चलते हैं, तो धातुओं के भौतिक गुणों को दोबारा से थोड़ा रिपीट करते हैं कि धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों में क्या अंतर है। तो धातु में आपने देखा कि ध्वनिक गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? ध्वनिक गुण, यानी कि धातुएं मारने पीटने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं। जैसे स्कूल की घंटी को डंडे से मारो तो आवाज़ दूर तक जाती है। इसी प्रकार अपन अधातुओं का बोल सकते हैं। अधातुओं में ऐसी कभी कोई क्रिया नहीं होती, तो धातुओं में ध्वनिक गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में ध्वनिक गुण नहीं पाया जाता। अब अगर दूसरा पॉइंट बात करें कि धातुओं में धातुएं जो होती हैं, तो धातुओं के लिए एक बिंदु में धातु के भौतिक गुणों की चर्चा ही कर रहे हैं, तो धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। किसका? भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता, जबकि अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। दूसरा अगला पॉइंट अपन लेते हैं कि धातुएं आघात बहिर्ता का गुण पाया जाता है, कि धातुओं को अगर मारा पीटा जाए तो ये चादर का रूप ले लेती हैं, जबकि धातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। तो ये अपन भौतिक गुणों के आधार पर टिप्पणी देखा थी, तो भौतिक गुण आप दोबारा से रिपीट कर लेना। अपन आगे चलते हैं रासायनिक गुणों पर। तो रासायनिक गुणों में कम से कम 4 पॉइंट धातुओं के रासायनिक गुणों के, 4 पॉइंट अधातुओं के रासायनिक गुणों के आना चाहिए। तो धातुओं के और अधातुओं के रासायनिक गुणों पर अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो पहले धातुओं की बात करते हैं कि जो धातुएँ होती हैं, धातुएँ अपचायक प्रकृति की होती हैं। कौन सी प्रकृति की होती हैं? अपचायक प्रकृति की होती है, जबकि अधातुएं ये उपचायक प्रकृति की होती हैं। धातुएं अपचायक प्रकृति की होती है, जबकि अधातुएं उपचायक प्रकृति की होती हैं। जो धातुओं के जो जितने भी ऑक्साइड बनते हैं, लगभग कुछ धातुओं के उभयधर्मी ऑक्साइड बनते हैं, वरना धातुओं के ऑक्साइड लगभग क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जबकि अधातुओं में एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करता है। उभयधर्मी का मतलब होता है कि धातुओं के ऐसे गुण जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों के गुण प्रदर्शित करें, उसे हम उभयधर्मी गुण कहते हैं। तो धातुओं में कि जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसी के आधार पर ये धातुओं की अगर हम अम्लों से क्रिया करवाएं रासायनिक गुणों में, तो धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, जबकि जो अधातुएं गैसें होती हैं ये अम्लों से कोई क्रिया नहीं करती हैं। जो धातुएं होती हैं ये धनात्मक तत्व होते हैं। धातु जितने भी होते हैं धनात्मक तत्व होते हैं, जबकि अधातुएं जो होते हैं ये ऋणात्मक तत्व होते हैं। तो ये धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों पर टिप्पणी हो गई। अपन अब देखते हैं कि धातुएं अधातुओं से किस प्रकार क्रिया करती हैं। तो ये कक्षा 9th में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि धातुएं अधातुओं से कैसे क्रिया करते हैं, वरना थोड़ा एक धातु और एक अधातु का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि जैसे सोडियम और क्लोरीन। जब सोडियम और क्लोरीन गैस जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो हम जानते हैं कि सोडियम जो धातु है ये अपचायक प्रकृति की होती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है, तो इस पर धनायन होता है, और क्लोराइड पर हमेशा ऋणायन होता है। तो सोडियम Cl से क्रिया करेगा तो सोडियम का क्लोराइड बनता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है। इसको संतुलित कर लेंगे तो सोडियम Cl 2 है यहाँ पर, इसलिए यहाँ 2 लिख दिए, तो सोडियम के आगे 2 लिखे गए, इसलिए इसके आगे 2 आयनों को छोड़ दीजिए। तो अपन बता सकते हैं कि आयनिक यौगिक जब एक कोई धातु होती है वो अधातु होती, तो आपस में क्रिया इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण, यानी कि आयनों के कारण इनकी क्रियाएं होती हैं और आयनिक यौगिक बनते हैं। मतलब आयनों के आदान प्रदान के कारण जो यौगिक बनते हैं उनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो आयनिक यौगिक किस प्रकार बने आपने ये देख लिया। अपन अब आयनिक यौगिकों के कुछ भौतिक गुणों या उनकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो हम पढ़ते हैं भौतिक प्रकृति। जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं ये भौतिक अवस्था में ठोस एवं क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब ठोस होते हैं, भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर ये टूट जाते हैं। ऐसे यौगिक हम आयनिक यौगिक कहलाते हैं। अब अपन दूसरा पॉइंट देखते हैं कि आयनिक यौगिकों के दूसरा पॉइंट है गलनांक एवं क्वथनांक। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं इनके गलनांक एवं क्वथनांक
उच्च होते हैं। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कभी सब्जी बनाई तो सब्जी बनाने में अपन ने नमक को डाल दिया, तो नमक डालने पर कभी भी सब्जी को कितना भी पकाओ, लेकिन नमक जो सोडियम क्लोराइड मतलब आयनिक यौगिक जो सोडियम क्लोराइड है कभी भी वाष्प में नहीं बदलता, मतलब वाष्प में परिवर्तित नहीं होता, मतलब इनके क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। और कभी आपने नमक को पिघली अवस्था में नहीं प्राप्त किया होगा, कभी किसी तवे पर है उसमें डालने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालो तो ये चिटचिटाहट की आवाज़ आती है, चटकता है, क्योंकि इनमें धन आयन और ऋण आयन होते तो इनके मध्य कूलाम का आकर्षण बल के कारण चिटकते हैं, लेकिन कभी भी द्रवावस्था में नहीं आते। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। अब अपन अगले बिंदु पर आते हैं कि आयनिक यौगिकों का एक और भौतिक गुण क्या है, जिसको बोलते हैं घुलनशीलता। जो आयनिक यौगिक होते हैं, जितने भी आयनिक यौगिक, इस सामान्यतः जल में यानी कि ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायक जैसे अपन बोल सकते हैं मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल आदि में अविलय होते हैं। तो आयनिक यौगिकों की जो घुलनशीलता है वो ध्रुवीय विलायकों जैसे जल आदि में विलय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायक जैसे केरोसिन, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल या एल्कोहल आदि में अविलय होते हैं। अब इसके बाद आखिरी पॉइंट, कम से कम एक 4 पॉइंट याद रखेंगे, तो एक पॉइंट ध्यान रखते हैं जिसको बोलते हैं विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता क्या है, आपने कभी देखा होगा कि आयनिक यौगिक शुष्क अवस्था में यानी कि सूखे हों तो शुष्क अवस्था में कभी भी विद्युत धारा का चालन नहीं करते, यानी कि सूखे नमक में अगर आप एक सेल लेकर के उसमें एक बल्ब लगा करके उसके बीच में एक किसी भी तार को तोड़ लीजिए, वो उसमें 2 वायर निकाल करके सूखे नमक में दोनों तारों को डालिए तो बल्ब नहीं जलेगा। जबकि अगर उसको थोड़ा सा पानी डाल दो या नमी वाला कर दो, थोड़ा गीला सा हो जाए, फिर उसको लगाएंगे तो बल्ब जलने लगता है। अगर उसमें पानी में घोल करके उस पानी के घोल में विलयन में अगर दोनों तारों को डाला जाए तब भी ये बल्ब जलने लगता है। ये प्रयोग आप सेल के द्वारा आप अपने घर पे कर सकते हैं, केवल सेल के द्वारा विद्युत धारा वाली घर की लाइट का यूज़ ना करें, क्योंकि इससे हानि हो सकती है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि एक बैटरी के सेल के द्वारा इस प्रयोग से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो शुष्क अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं। ये किसके द्वारा होता है, ये आयनों के गतिशीलता के कारण होता है। इसके आधार पर हम नेक्स्ट बिंदु अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब जब तक आप अपने नोट्स तैयार करते जाएं, और अगर किसी बात का समस्या का समाधान हो तो अपने संबंधित शिक्षक से आकर के स्कूल में आकर के संपर्क करें। नमस्कार।